स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज से हम सभी की यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 स्टार्ट हो रही है और आज हिंदी का पहला क्लास है। और आज हिंदी के पहले क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं और जो कि सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक भी है, भाषा, लिपि एवं बोली। यानी कि आज की इस क्लास में भाषा, लिपि एवं बोली से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टॉपिक जो है कि आज की क्लास में कराए जाएंगे। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं उन्हीं टॉपिक को पढ़ाऊंगा जिन टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इस बार भी आप देखिएगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो टॉपिक्स मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा उन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चन आएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको सारी वीडियो अपडेट जो है कि फ्रिक्वेंटली मिलती रहे। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको जो है कि दो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। एक वीडियो जो है कि वो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर है और दूसरा वीडियो जो है वो बुक लिस्ट के ऊपर है। 5 बुक लिस्ट मैंने बताए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपकी भरपूर मदद करेंगे। अगर आप उन 5 बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी एक सरकारी सीट जो है वो पक्की हो जाएगी। उसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जितने भी स्टडी मटेरियल है और जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 से रिलेटेड वो फ्रिक्वेंटली मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की और जानते हैं भाषा, लिपि एवं बोली से कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें भाषा के बारे में, तो आपको अच्छे से पता है भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम सभी अपने थॉट्स, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी अगर एक परिभाषा के रूप में कहें, भाषा ध्वनियों का एक ऐसा सार्थक स्वरूप है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखते हैं और उनके विचारों से अवगत होते हैं। तो सिंपली कहा जाए, भाषा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है किसके? थॉट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाषा के आपको जो है कि 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा जो है सांकेतिक। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना थोड़ा ज़रूरी है। बात करें यहाँ पर भाषा के मूल रूप के बारे में, तो आपका जो मौखिक भाषा है वही आपका क्या है? वही आपका मूल रूप है। ठीक है, तो मूल रूप अगर भाषा के बारे में पूछे तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो मौखिक ही होना चाहिए। बाकी लिखित, आप जानते हैं कि भाषा जो है वो लिख के भी प्रदर्शित की जाती है और जो लिखी हुई भाषा होती है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो चलती है। बाकी बात करें सांकेतिक भाषा के रूप में, तो सांकेतिक भाषा के रूप में जो संकेत होते हैं उसके द्वारा भी जो है कि जो थॉट्स हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं। जैसे कि अभी मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं थोड़ा सा मुंह पिचका दूंगा, अरे यार ये तो खराब है। तो इस तरीके से ये सांकेतिक भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपका भाषा के अंग है। जी हाँ, भाषा के जो अंग हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ध्वनि, दूसरा वर्ण, वर्ण अक्षर दोनों एक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा शब्द, चौथा पद और 5वां जो है वो वाक्य है। तो जो ध्वनि है, ध्वनि की अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो मुख से निकलने वाले स्वर, मुख से निकलने वाले स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है, और ध्वनि से ही जो है कि भाषा का आरंभ होता है। अगर ध्वनि नहीं रहेगी तो हम बोल कैसे पाएंगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसमें ध्वनि और स्वर भी जो है कि वो निकल रहे हैं। तो ध्वनि का मतलब होता है मुख से निकलने वाले स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है, बाकी बात करें वर्ण के बारे में, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी कि बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। अब आगे बढ़ते हैं शब्द। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों से बने सार्थक समूह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे अ,
आ, क, ख इत्यादि। ठीक है, तो जो वर्णों की सहायता से सार्थक समूह बनते हैं, ठीक है, वो शब्द कहलाते हैं। पद की बात करते हैं तो वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, कहां, वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो पद कहलाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि पद और शब्द ये दोनों तो एक ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। पद वही होते हैं जो वाक्यों में प्रयोग होते हैं, बाकी जो शब्द है वो आपके शब्दकोश से मिलते हैं। ठीक है, बात करें आखिर में वाक्य, तो शब्दों से बने समूह को, किसके, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका जो है कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तैयार होता है। पहला क्या कि भाषा का सबसे छोटा अंग या सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो वर्ण कहलाती है। और बात करें भाषा के सबसे बड़े अंग के बारे में, तो जो है कि आपका वाक्य कहलाता है। तो यहां से जो है कि आपका एक या दो क्वेश्चन जो है कि वो बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग हिंदी के विकास क्रम के बारे में। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी का विकास क्रम। तो जो सभी भाषाओं की जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद औहट, उसके बाद प्रारंभिक हिंदी। तो यही जो है कि हिंदी का विकास क्रम है। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि प्रारंभिक हिंदी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच में किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। कभी पूछ देता है कि पाली के बाद किस भाषा का उद्गम हुआ है, तो वो प्राकृत का हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश के पहले किसका हुआ है, तो प्राकृत का हुआ है। अपभ्रंश के बाद किसका हुआ है, तो वो जो है कि प्रारंभिक हिंदी का हुआ है, औहट से होते हुए। ठीक है, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका अपभ्रंश से, क्योंकि प्रारंभिक हिंदी का जो उद्गम माना जाता है वो अपभ्रंश से ही माना जाता है। और यहाँ पर अपभ्रंश के कई सारे भेद दिए हुए हैं, कई सारे मतलब कुल 6 भेद दिए हुए हैं। और इन 6 भेद से ही जो है कि आधुनिक आर्य भाषा का उद्गम हुआ है। इन्हें हम उपभाषाओं के रूप में भी देखते हैं। तो यहां जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि गुजराती आर्य भाषा का उद्गम अपभ्रंश के किस जो है कि भाषा से हुआ है, तो उसका सही जवाब होगा आपका शौरसेनी। पूछ लेगा कि पहाड़ी आर्य भाषा का उद्गम जो है वो किस अपभ्रंश या किस भाषा से हुआ है, तो वो जो है खस से हुआ है। तो इसी तरीके से यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बात करें अपभ्रंश के भेद में, तो शौरसेनी बहुत इंपॉर्टेंट, शौरसेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। शौरसेनी की बात करें तो शौरसेनी से जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती जो आधुनिक भाषाएं हैं उनका जो है कि विकास हुआ है। वहीं बात करके अर्धमागधी, तो अर्धमागधी से जो है कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी की बात करें तो मागधी जो है कि बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ठीक है, और वहीं बात करें खस की, तो खस से जो है कि पहाड़ी। और आपको बता दूं कि जो पहाड़ी की आर्य भाषा यानी जो आधुनिक भाषा है वो शौरसेनी का अंश भी माना जाता है। यानी कि जो पहाड़ी आर्य भाषा है आपकी, या जो कह लें आधुनिक भाषा या उपभाषा है, वो जो है शौरसेनी से क्या है, वो प्रभावित है। ब्रांचड़ की बात करें तो ब्रांचड़ जो है कि सिंधी और पंजाबी, सिंधी पंजाबी जो है वो भी जो है कि शौरसेनी से जो है कि प्रभावित है। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो है कि आधुनिक में मराठी जो है कि उपभाषा बोली जाती है। तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इन्हीं से बनता है। और वो क्वेश्चन जो है कि इन्हीं के बीच में से किसी तरीके से आ जाता है। जब मैं लाइव क्लासेस लूंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं इन्हीं टॉपिक्स जो है कि क्वेश्चन बनाऊंगा और आपसे जो है कि पूछूंगा। तो ये जितनी सारी चीजें यहाँ बताई जा रही है, आप उसको जो है कि नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे याद करने में आसानी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे उपभाषा और बोली के बारे में। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं उपभाषा और बोली के बारे में। तो देखिए, भाषा की कई उपभाषाएं होती हैं, उपभाषाओं की कई बोलियां होती हैं और बोलियों की जो है कि कई उपबोली होती है। बात करें बोली के बारे में, तो बोली जो है वो एक
क्षेत्र विशेष की भाषा होती है, लेकिन उनमें जो है कि साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन वो है रामचरितमानस। जैसा कि आप जानते हैं रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है और अवधी जो है वो बोली के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें उपभाषा के बारे में, तो जब बोलियों में साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं तो वही बोलियां जो है कि उपभाषा का दर्जा ले लेती है। यानी कि जब बोलियों में साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं तो वही जो है बोलियां जो है वो उपभाषा बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा और जो है कि बड़ा हो जाता है। आगे बात करें भाषा के बारे में, तो जब उपभाषाओं में साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं और उन साहित्यिक रचनाओं का क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तार हो जाता है, मतलब कि क्षेत्र और बड़ा हो जाता है और जन सामान्य में उस भाषा का और प्रचार प्रसार हो जाता है, तो वही जो उपभाषा है वो जो है कि भाषा का रूप ले लेती है। यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है वो उपबोली है और जो सबसे बड़ी इकाई है वो भाषा है। उपबोली के पहले बोली, बोली के पहले उपभाषा और उपभाषा के पहले जो है कि भाषा आती है। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, उपभाषा और उन उपभाषाओं की जो है कि बोलियां। ठीक है, तो बात करें उपभाषाओं के बारे में, तो उपभाषाओं को कुल जो है 5 भागों में विभाजित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। और बात करें उपभाषा की बोलियों के बारे में, तो कुल जो है 17 बोलियां मानी गई हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर सबसे पहले पश्चिमी हिंदी के बारे में, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कि कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं। कौरवी और खड़ी बोली जो है वो दिल्ली, ठीक है, और मेरठ के आसपास जो है कि मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, और इनके बोलने वाली जो संख्या है वो लगभग 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के आसपास है। ठीक है, आप इनको भी नोट करते रहिएगा। उसके बाद बांगरू या हरियाणवी, फिर ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, बात करें पूर्वी हिंदी के बारे में, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो है कि बोलियां बोली जाती हैं। वहीं बात करें राजस्थानी के बारे में, तो राजस्थानी में जो है कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मारवाड़ी को जो है कि पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी बोली, जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी बोली कहा जाता है, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी बोली कहा जाता है और मालवी को जो है कि वो दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें बिहारी, तो बिहारी के अंतर्गत जो है कि भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है कि बोली जाती है। और वहीं बात करें पहाड़ी की, तो पहाड़ी के अंतर्गत जो है कि कुमाऊनी और गढ़वाली जो है कि बोली जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स भी जो है अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन सारे बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है। तो बात करें संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर जो है कि भोजपुरी बोली जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी लगभग जो है कि 3.5 करोड़ के आसपास जो है कि बोली जाती है और भोजपुरी का जो केंद्र है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। मगही बात करें तो मगही जो है कि वो गया के आसपास जो है कि मुख्य रूप से बोली जाती है। मैथिली की बात करें तो दरभंगा के आसपास जो है कि मुख्य रूप से बोली जाती है। अवधी की बात करें तो ये जो है कि आगरा और लखनऊ के आसपास में जो है कि मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, नोट करते रहिएगा। और वहीं बात करें ब्रज भाषा के बारे में, तो ब्रज भाषा भी जो है कि बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती है। ब्रज भाषा भी जो है वो लगभग जो है कि 3 करोड़ के आसपास जो है कि 3 करोड़ के आसपास जो है कि बोली जाती है। ठीक है, वहीं बात करें हम अवधी की, तो अवधी जो है वो 2 करोड़ के आसपास जो है कि वो बोली जाती है। बात करें ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा जो है कि मुख्य रूप से जो है कि आगरा में जो है कि बोली जाती है। वहीं बात करें गढ़वाली की, तो ये गढ़वाल में जो है कि मुख्य रूप से बोली जाती है। गढ़वाल जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो है कि आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी उपभाषाएं हुई और ये आपकी हुई उपभाषाओं की बोलियां, और यहीं से जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है कि वो पूछ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आज के क्लास का, लिपि। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग लिपि के बारे में। बात करें लिपि, तो लिपि
के परिभाषा के बारे में अगर बात करें तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यानी कि जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं उन्हें लिखित रूप में जिस रूप में हम लिखते हैं वो क्या कहलाती है, वो लिपि कहलाती है। बात करें लिपि के बारे में तो लिपि जो है वो ब्राह्मी से ही शुरू हुई, यानी कि जो लिपियों की शुरुआत हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। और ब्राह्मी लिपि को जो है कि दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक जो है दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी के बारे में बात करें तो दक्षिणी ब्राह्मी में जो है कि मुख्य रूप से 3-4 लिपियां आपको देखने को मिलती हैं। तमिल, कलिंग दोनों का मतलब एक ही है, तेलुगु या कन्नड़, ठीक है, ग्रंथ लिपि, और ग्रंथ लिपि जो है कि मलयालम लिपि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जो हमारे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये जो है ये चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि के बाद जो है कि गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद जो है कि सिद्ध मातृका लिपि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि के बाद जो है कि नागरी और शारदा। शारदा की बात करें तो शारदा में जो है कि 4 लिपियां आती हैं गुरुमुखी, और गुरुमुखी जो है कि पंजाबी जो है वो गुरुमुखी में ही लिखी जाती थी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कश्मीरी, फिर लहंदा, और उसके बाद जो है टाकरी। बात करें नागरी के बारे में तो नागरी का जो है कि 2 पार्ट है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी लिपि में देखें तो देवनागरी, ठीक है, जिसमें कि हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत जो है कि लिखी जाती है। मैंने इसलिए जो है कि प्रमुख लिपि यहाँ पर लिख दी और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। पश्चिमी लिपि की बात करें तो पश्चिमी में जो है कि आपकी देवनागरी आती है, राजस्थानी आती है, गुजराती आती है, महाजनी आती है और कैथी आती है। और वहीं पूर्वी लिपि की बात करें तो पूर्वी लिपि में जो है आपकी बांग्ला लिपि, असमी लिपि और जो है कि उड़िया लिपि आती है। तो अगर लिपियों से अगर आपका क्वेश्चन बनेंगे तो उत्तरी ब्राह्मी से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी लिपि है उसका जो है कि उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो उसका उत्पत्ति जो है वो नागरी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो देवनागरी लिपि है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसका जो है कि आपका आंसर जो है कि वो देवनागरी होना चाहिए। तो इन्हीं लिपियों से भी जो है क्वेश्चन बनेंगे, और जब मैं लाइव क्लासेस लूंगा तो इन्हीं लिपियों से भी क्वेश्चन को रखूंगा। बात करें प्रमुख लिपियों के बारे में तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। देवनागरी की बात करें तो जो हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत जो लिखी जाती है वो सारी सारी जो है कि चारों लिखी जाती हैं किसमें, देवनागरी लिपि में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू और अरबी की बात करें तो उर्दू और अरबी जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी की बात करें से मैंने बताया वो गुरमुखी, और जो गुरमुखी है वो शारदा लिपि का पार्ट है, ठीक है। आगे बात करें रूसी की तो रूसी और बुल्गेरियन जो है वो रूसी लिपि में लिखी जाती है। और वहीं बात करें अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, जर्मन की तो ये सारी जो भाषाएं हैं वो लिखी जाती हैं रोमन लिपि में। तो लिपि जो है कि अगर क्वेश्चन आपके बनेंगे तो बस इसी में बनेंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, जहां से क्वेश्चन आपके अधिक से अधिक बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है टॉपिक खत्म किया भाषा, लिपि और बोली का। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आगे जो है कि कंटिन्यू बेसिस पे जो है वीडियोस वो अपलोड होती रहेंगी।